हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आ गए हम दुर्वा बुक का अपना नया चैप्टर लेकर। ये हमारा 5th चैप्टर है, थोड़ी धरती पाऊं। ये एक कविता है, लिखित है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा। दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो शहर डेवलप हो रहे हैं, इसमें एक छोटा सा बगीचा बनाने के लिए भी हमारे पास ज़मीन नहीं है, हरियाली लगाने के लिए भी ज़मीन नहीं है। और किसी के पास अगर इस तरीके का बगीचा है तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। तो इस कविता के अंदर उन्होंने बताया है कि इस बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगल के बीच में पेड़ पौधों की छोटी सी दुनिया बसाने के लिए भी हमारे पास ज़मीन नहीं है। चलिए देखते हैं ये कविता, समझते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ समझाएंगे, फिर इसका भावार्थ भी आपको हम बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। तो पहला क्या है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। तो ये जो पहला पैरा इन्होंने बताया है कि वो चाहते थे कि ऐसा एक बगीचा बने, लेकिन उनको इस तरीके के लगाने के लिए कहीं एक ज़मीन नहीं मिल पाई। वो एक ऐसा पेड़ भी उनको नहीं मिल पाया जो उन्हें अपना भाई कह पाता। तो चलिए देखते हैं पहले इसका अर्थ। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहाँ रह रहे हैं? शहर में रह रहे हैं। तो वो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि वो एक ऐसा बगीचा लगाना चाह रहे हैं जहां पर वो थोड़ी सी उनको एक धरती मिल जाए। वो एक छोटा सा, बहुत दिन सोचे थे थोड़ी सी उनको एक जमीन कहीं पर मिल जाए, उस धरती में बाग बगीचा लगाऊं, मतलब बहुत हरे भरे उस पे पेड़ लगाऊं, जो हो सके लगाऊं, मतलब पेड़ पौधे फूल जो कुछ भी मुझसे बन सके मैं उस बगीचे में लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। और क्या हो, उसमें खूब सारे फूल फल उगे, चिड़िया वहां पर बोले, और उसकी प्यारी खुशबू जो है वहां के सारे वातावरण में फैल जाए। ताजी जलाशय में अपना हर रंग भिगोले, और जो वहां उसके बीच में एक छोटा सा जलाशय भी बनाऊंगा, मतलब पानी के लिए भी एक छोटा सा जलाशय बनाऊंगा, और चिड़िया आकर वहां पर अपने सारे अंग भिगोकर अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस करे। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, और मैं ये सोचता ही रह गया, मगर ये बगीचा लगाने के लिए मुझे 1 इंच धरती भी कहीं पर भी नहीं मिल पाई जहां पर मैं ये बगीचा लगा पाता। एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई, और मैं एक पेड़ भी न लगा पाया, मतलब जो भाई, मतलब मैं हाथ लगाता तो मेरे को भाई बोलता, मेरे को अपना समझता, लेकिन मैं एक पेड़ भी नहीं लगा पाया, मुझे इतनी जमीन नहीं पाई जो मुझको अपना भाई समझता। तो इस तरीके से हमने ये पूरे का अर्थ समझा। अब इसका भावार्थ कैसे लिखते हैं? भावार्थ में पहली लाइन में हमें कवि का नाम देना पड़ता है, फिर उसके बाद हम पूरे पैरे का भाव समझाते हैं, फिर उसके बाद हम अर्थ लिखते हैं। तो क्या दिया है? इस कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। देखिए, हमने पहली लाइन में हमने रचयिता बता दिए। कवि ने इस कविता में पर्यावरण के लिए जंगल के महत्व के बारे में लिखा है कि पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है। कवि चाहता है उसके पास एक जमीन, एक छोटा टुकड़ा हो जिस पर वह बगीचा लगा सके। उसकी इच्छा है कि उस बगीचे में फूल खिलें, फल लगें और प्यारी खुशबू व्याप्त हो। कवि चाहता है बगीचे के जलाशय में चिड़िया आकर स्नान करें, फिर अपना मधुर संगीत भी फैलाएं, मतलब स्नान करेंगी तो ची 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 बोलेंगे तो वो उनका संगीत भी सुनाई दे। लेकिन कवि को शहर में 1 इंच भी धरती नहीं मिल पाती है, उसे एक भी पेड़ नहीं मिलता जो उसे अपना भाई कह सके। तो लास्ट लाइन का मतलब है कि उसको वो एक पेड़ भी नहीं लगा सका, उस इतनी जमीन भी नहीं मिल पाई कि एक पेड़ लगा पाता जो भविष्य में उसे अपना भाई कहे। तो इस तरीके से इस पूरे शहर में उसको बिल्कुल भी जमीन प्राप्त नहीं हो पाई। नेक्स्ट पैरा क्या बोल रहा है? हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे
हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो अब इस पैरा में इन्होंने क्या बताया है कि हो सकता है तुम्हारे पास एक बगीचा हो, एक क्यारी, बगीचा ना हो तो क्यारी हो, खेत हो, कुछ भी हो, तो उसको संभाल के रखना, तुम उसको कभी भी बर्बाद नहीं करना और ना ही उसमें लगे हुए पेड़ों को कभी कटने देना। तो ये सारा भाव इस पूरे पैरा में उन्होंने समझाया। चलिए अर्थ देखते हैं कैसे होगा इसका। हो सकता है पास तुम्हारे अपने कुछ धरती, हो सकता है। अब कवि किससे बोल रहा है? पढ़ने वाले, हम लोगों से बोल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये कविता, तो हम लोगों से कवि क्या बोल रहे हैं? हो सकता है आप में से कईयों के पास थोड़ी धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। जो धरती आपकी अपनी होगी वो खूब उसमें फूल फल लगे होंगे, ऐसे पेड़ होंगे। हो सकता है छोटी, अब पेड़ ज्यादा नहीं हो तो छोटी सी क्यारी हो जो फूलों से महक रही हो सकता है आपके पास ऐसी क्यारी हो। छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। अगर आपके पास छोटी सी खेती ही है जिसमें खूब अच्छी फसल होती है, हो सकता है आप में से कुछ के पास खेती हो, कुछ के पास क्यारी हो, कुछ के पास बहुत अच्छा बगीचा हो। आप सभी के, भाई पढ़ने वाले खाली हम तो नहीं है, बहुत सारे पाठक है, तो सबके पास अलग अलग तरह की जमीनें होंगी। तो आपको में से किसी के पास भी हो सकती। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो और कुछ धरती ऐसी हो जहां पर जो 4 पैर वाले जानवर शांति के साथ विचरण कर रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हो और कहीं ऐसी भी जमीन हो जहां पर बहुत तरह तरह के पक्षी चहक रहे हो। तो आप सभी के पास ऐसी कोई ना कोई जमीन हो सकती है। और अगर आपके पास में ऐसी जमीन है तो विनती है यही, और अगर आपके पास ऐसी जमीन है तो मैं आपसे ये विनती करता हूं। यानी कौन कर रहा है? सर्वेश्वर दया सक्सेना जी हमसे क्या विनती कर रहे हैं? मैं ये विनती करता हूं, कभी मत उस दुनिया को खोना। मतलब इस तरह की अगर जमीन तुम्हारे पास है तुम उसको कभी मत खोने देना, पेड़ों को मत कटने देना, और उसमें जो भी पेड़ लगे हुए हैं तुम उनको कभी भी कटने मत देना, मत चिड़ियों को रोना, क्योंकि पेड़ कटेंगे तो चिड़ियां रोएंगी। इसलिए पेड़ को काटकर चिड़ियों को रोने की जो भी स्थिति है वो पैदा मत होने देना। तो इस तरीके से हमने इन लाइनों का अर्थ आपको समझाया। अब इसका देखते हैं भावार्थ कैसे लिखेंगे हम। क्या दिया है? कवि कहता है कि हो सकता है पाठकों में से किसी के पास धरती का अपना एक टुकड़ा हो। पाठक कोई भी, बहुत सारे पाठक हैं, और उस पर फूल और फलों से लगा बगीचा हो सकता है किसी के पास छोटी मोटी खेती भी हो जिसमें पकी हुई फसल दम दमक रही हो। मतलब फसल पक जाती है ना तो बहुत अच्छे से चमकती है, बहुत महक देती है, तो हो सकता है ऐसी खेती भी हो सकता है किसी के खेत में कुछ जानवर शांति से विचरण कर रहे हों, या फिर किसी के बागान में पक्षी झूम रहे हो। बागान मतलब बाग लगा है तो उसमें पक्षी झूम रहे हों। कवि कहता है यदि ऐसा है तो फिर उस दुनिया को खोने से बचाना होगा। मतलब आपको उस दुनिया को खोने नहीं देना है, पेड़ों को कटने से और चिड़ियों को रोने से बचाना है। तो उस बगीचे में जितने भी पेड़ लगे हैं उनको कटने नहीं देना है, और उनके कटने से चिड़ियों को भी रोने हमको नहीं देना है। तो इस तरीके से हमने सेकंड पैरा का अर्थ समझा, फिर हमने उसका भाव के साथ उसका अर्थ भी आपको समझाया। आप देखते हैं नेक्स्ट पैरा क्या है। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। तो अब इस वाले में क्या उन्होंने बताया है कि पेड़ जिस तरीके से बढ़ते हैं, खिलते हैं, लहलहाते हैं, उसी तरीके से हमें भी उनका ही साथ समझना चाहिए। वो नहीं है तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। ये चीज इस पैरा में उन्होंने हमें समझाई है। चलिए देखिए, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। जैसे हम लोग सपने देखते हैं ना, उसी तरीके से हर एक पत्ती अपना एक कोई ना कोई सपना देखती है। अब इंसानों को पेड़ों के साथ सिमिलर कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। अगर उनकी शाखाएं कोई काटे तो जैसे कोई बच्चा चोट लगने पर रोता है,
वैसे ही पेड़ भी रोता है। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना। जिस तरीके से पेड़ बढ़ते हैं हमें भी उनके साथ वैसे ही खेलना, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं बढ़ते हैं, तो हमें भी पेड़ों के साथ वैसे ही खेलना और बढ़ना चाहिए जैसे हम दूसरे मनुष्यों के साथ खेलते और बढ़ते हैं। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना, और हमारा जितने भी क्रियाकलाप पूरे दिन के होने चाहिए पेड़ों के से जुड़े ही रहने चाहिए। पेड़ों को अपना सहचर मानकर ही हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा करते हैं। जिस तरीके से हमारे घर की रौनक हमारे बच्चे होते हैं उसी तरह इस संसार की रौनक पेड़ होते हैं। तो पेड़ और बच्चे दोनों ही इस दुनिया को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो, और जो लोग इस चीज को नहीं समझते वो अपने कर्मों के फल को आगे चल के जरूर भोगते हैं। उन्हें इस बुरे कर्मों के फल आगे जाकर जरूर से जरूर मिलते हैं। क्या दिया है भावार्थ? एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। मतलब जैसे कि एक एक पत्ती सपना देखती, हम सपने देखते हैं, वैसे ही एक एक पत्ती पे हमारा वो सपना रहता है। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो हमारे सपने छोटे बच्चों की तरह रोने लगते हैं। इसीलिए हमें पेड़ों की तरह पनपना, खेलना, कूदना और सीखना होगा। कवि का कहना है बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जिस तरह से बच्चे निस्वार्थ भाव से हमें खुशियां बांटते हैं उसी तरह से पेड़ भी बिना राग द्वेष के सबको अपना फल और अपनी छाया देता है। जो इस बात को नहीं समझ पाते उन्हें अपने किए की सजा मिलती है। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि पेड़ और बच्चे अलग अलग हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, वो भविष्य में चलकर इसकी तकलीफ जरूर भोगते हैं। नेक्स्ट पैरा, 2 लाइन है एंड में। क्या दिया है? आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर हम सबको बांट रही है। तो आज क्या है, हमें अपने शहर बसाने के लिए अच्छे अच्छे हरे हरे जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। तो आज क्या दिया है उन्होंने? आज की सभ्यता मतलब आज के मनुष्य जो है वहशी बन के, वहशी मतलब जो एकदम मनुष्य जो जानवर बन जाता है, कुछ सोचता नहीं, समझता नहीं, फीलिंग नहीं होती, बस वो पेड़ों को काटे जा रहा है। मनुष्य क्या है, वो वहशी बन गया है और पेड़ों को काटे जा रहा है। जहर फेफड़ों में भर हम सबको बांट रहा है। और जब पेड़ नहीं रहेंगे तो वातावरण स्वस्थ नहीं रहेगा और ये प्रदूषण बढ़ जाएगा, तो वो हमारे फेफड़ों में जहर भरेगा ना, और ये फेफड़े हम सभी को क्या करते हैं, बीमार करते हैं। तो ये जो प्रदूषण का जो जहर है वो हमारे फेफड़ों में बट रहा है इन पेड़ों के कट जाने से। कैसे लिखेंगे? आज हमारी सभ्यता वहशी बन चुकी है। अपने लोभ को पूरा करने के चक्कर में हम पेड़ों को काट रहे हैं। जंगल के कटने से वातावरण प्रदूषित हो चुका है जिसका जहर हम सबके फेफड़ों को बर्बाद कर रहा है। भाई प्रदूषण के पेड़ जो है ना वो प्रदूषण को सोख कर लेते हैं। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो प्रदूषण क्या होगा, सोख नहीं हो पाएगा और वातावरण बहुत हद तक दूषित हो जाएगा, और वही हम इनहेल करेंगे तो हमारे फेफड़े खराब होते हैं, हम कमजोर होते हैं। तो ये चलिए पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने पेड़ों की अहमियत को हमें इस कविता में बहुत अच्छे से समझाया कि शहरों के निर्माण में किस तरीके से पेड़ों की कटाई के कारण क्या क्या चीजें घट रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये कविता खत्म करी। हम इसके प्रश्नोत्तर भी आपको समझाएंगे, बस थोड़ी देर का इंतजार करिए और हम अपने प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने आते हैं। थैंक यू, बाय बाय।